हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो है आपको हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो यूनिफॉर्म जो स्पीड जो है उसको बोलते हैं औसत चाल, है ना। औसत चाल हम लोग शुरुआत करते हैं। कल पर हमने पढ़ाया था कुछ अलग तरीके से, जिसमें संतुलित बल का जिक्र किया था, असंतुलित बल का भी जिक्र किया था। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी जल्दी आपके पास पहुँच सके। मैं जो है अब ये सिर्फ नहीं बिहार पैरामेडिकल का नहीं, जो पॉलिटेक्निक के में भी पूछे जाने वाले सवालों का मैं जवाब दूंगा। चलिए हम चलते हैं औसत चाल की। और औसत चाल होता क्या है? तो किसी वस्तु के किसी समयांतराल में तय की गई दूरी और उस समयांतराल के अनुपात को हम वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु की औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। मतलब कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब सेम वही पॉइंट ये है कि किसी वस्तु का किसी समयांतराल में कोई वस्तु चल रही है, कोई समयांतराल में चल रही है, और वहाँ पे दे रहा है कि उस समयांतराल के अनुपात को, जैसे मान लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस आपको, बस औसत चाल क्या है, औसत चाल निकालने का एक तरीका यही है कि आपको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर बोल रहा है कि राधा जो है पटना से आपको निकलती, राधा पटना से राम के पास हाजीपुर के लिए निकलती है, है ना, पटना से। अगर मान लिया जाए इसका अप्रॉक्स अगर हम दूरी बताएं कि ये 15 किलोमीटर पर फिर रुकती है, 20 किलोमीटर पर रुकती है, 30 किलोमीटर पर रुकती है, लेकिन जाने में जो समय लगता है 2 घंटा लगता है। तो इसको बोला तय की गई कुल दूरी तो मतलब ये 15 और 20 कितना हो गया? तो हो गया 15 20 35 और 35 और 30 65 बटा 2 कर देंगे। ये किसका हो गया? ये अनुपात, अगर इसका अनुपात हम निकाल दिए कि 65/2 जो है ये इसका औसत चाल है। लेकिन हम उसको राइट आंसर कैसे देंगे? राइट आंसर तो औसत चाल बराबर इसको बटाबट 2 से भाग दे देंगे, तो 65 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसी तरह से कटेगा, क्या कटेगा? पॉइंट में कटेगा, लेकिन कटेगा। तो उस तरह से हम लोग वो करते हैं। किसी गतिशील वस्तु की चाल जो है वह राशि यह बताती है कि वह वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है। किसी वस्तु की गतिशील वस्तु का चाल यही बताती है कि वह वस्तु जो है कितनी तेजी से चल रहा है। मतलब कि स्पीड में जा रहा है तो बोल रहा है कि कितना तेज से चल रहा है, तो उसकी वही गतिशील वस्तु का चाल वही बतलाती है, औसत चाल वही बतलाती है कितना स्पीड से वो जा रहा है ना। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन जो परिभाषा जो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। ये सवाल हमें टेक्निक आपको एकदम धीरे धीरे करके आपको पूरा याद कर लेना है। इसी तरह से है, अगर वस्तु की चाल हम लोग को ज्ञात करना है, मान लिया जाए वस्तु की चाल ज्ञात करनी है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है, तो सेम डिफिनेशन इसी तरह से होगा। क्योंकि वस्तु की चाल हमको पता नहीं है ना, वस्तु की चाल आपको पता नहीं है। एक सेकंड, है ना, वस्तु की चाल आपको पता नहीं है, तो किसी वस्तु की चाल निकालना में, अगर वस्तु का चाल अगर हम निकालेंगे, तो किसी गतिशील वस्तु का छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को, जैसे सेम परिभाषा इसी तरह से है, वस्तु का चाल भी निकालेंगे और औसत चाल भी निकालेंगे। तो उसी तरह से हम किस बारे में जानना चाहते हैं? तो हम जानना चाहते हैं सिर्फ वस्तु के चाल इसके बारे में जानना चाहते हैं। औसत चाल हम लोग निकाल लिए, तो उसी का सेम डिफिनेशन यही होता है कि वस्तु का चाल हम ज्ञात करना चाहते हैं किसी छोटे समय अंतराल में, चाहे वो समय अंतराल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन निकलेगा क्या? उसका एवरेज स्पीड ही निकलेगा, औसत चाल ही निकलेगा। तो ये सेम डिफिनेशन होता है, टोटल यही होता है। अगर हम इस तरह से बात करें कि एक समान चाल जो है कैसे मापा जा सकता है, एक समान चाल होता है कि असमान चाल होता है, इस तरह से होता है। एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। इस तरह से पूछा, मतलब कि होता है स्पीड 2 तरह से होता है। एक औसत चाल है ना, औसत चाल को तो औसत चाल मतलब कि 35 किलोमीटर के प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो चल रहा है, एकदम जा रहा है
है ना। इस तरह से अगर कोई बोल दे कि आपको एक समान चाल से चल रहा है, मान लीजिए 35 किलोमीटर की जा रहा है तो वो चल रहा है एक ही समान चाल से। मान लीजिए 35 किलोमीटर जी है ना, 35 किलोमीटर पर आवर, चाहे इसको दिल्ली जाना हो तो ये 35 किलोमीटर के ही चाल से चलेगा। अगर आपको पटना भी जाना हो तो 35 किलोमीटर की चाल कैसे चलेगा। तो यही होता है एक समान चाल। तो एक समान चाल हम लोगों ने पढ़ा था कल कि को कैसे मापा जा सकता है, इस समान चाल को हम कैसे माप सकते हैं। तो एक महीना हमने बताया था कि एक समान चाल को ओडोमीटर से हम लोग तय की गई दूरी को पता लगा सकते हैं। मान ले जाइए 35 किलोमीटर एक समान चाल से चल रही है, 35 किलोमीटर पर आवर, मान लिया जाए 1 घंटा में 35 किलोमीटर, है ना, 1 घंटा में 35 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में 35 किलोमीटर चलती है। तो इसको ओडोमीटर से अगर मापते हैं, ओडोमीटर से अगर इसको मापते हैं तो क्या बताएगा, ये ओडोमीटर बताएगा कि 35 किलोमीटर चला है ना, इसका ओडोमीटर। अगर स्पीडोमीटर से मापते हैं, है ना, तो 1 घंटा में जो तात्क्षणिक चाल जो होती है, जो चल रहे हैं, आप गाड़ी पर बैठल हैं, बाइक पर बैठल है ना, तो वो चल रहा है, वही बतलाता है कि तात्क्षणिक चाल। अगर गाड़ी आपकी रुक गई तो नहीं बताएगा। तो स्पीडोमीटर जो है आपको बताएगा कि 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चल रही है। दोनों बताएगा एक ही, लेकिन इसमें ओडोमीटर में सिर्फ लिखेगा 35 किलोमीटर और स्पीडोमीटर में लिखेगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये जो सिर्फ है ये लागू होगा एक समान चाल में, नहीं आपको लागू होगा सभी प्रकार के चाल में, सभी प्रकार के औसत चाल में ये लागू होगा। अब हम इसको निकालते हैं, एक समान चाल निकालने कर लिए V बराबर S/T, ऐसे S बराबर लिख सकते हैं VT, है ना। S क्या करता है, S क्या होता है, S क्या होता है, दूरी तय करना। S कितना दूरी तय किया, V क्या होता है, V जो होता है स्पीड, है ना, स्पीड बतलाता है। T क्या है आपको समय। तो इससे आप एक समान चाल निकाल सकते हैं। अगर इसका यूनिट लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे आप, यूनिट अगर इसका लिखना हो तो यूनिट का मतलब समझे, इकाई इसका लिखना हो मात्रक, जैसे कह देते हैं ना कि अब हम ओडोमीटर जो है बता दिया कि 35 किलोमीटर, तो ओडोमीटर कह भी सकता था कि 35 किलोमीटर है तो 35 भी लिख सकता था ओडोमीटर, लेकिन ओडोमीटर ने क्या कहा 35 किलोमीटर है। तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका आपको यूनिट बताया, इसका मात्रक बताया, ठीक है। अब हम इसको मात्रक कैसे लिख सकते हैं, तो अब मात्रक जो लिखना है तो आपको देखिएगा, अगर चाल चलेगी, V बराबर हम लोगों ने बताया कि चाल होता है, V बराबर चाल होता है, तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे इधर आ जाइए। V बराबर हम लोगों ने क्या कहा, चाल होता है। S बराबर में क्या होगा, तय की गई दूरी होती है ना। और T बराबर क्या होता है, समय होता है। अब हम देखेंगे, हमने बताया क्या, V बराबर S/T, और तय की गई दूरी का क्या हो सकता है, तो मतलब मीटर हो सकता है, और समय का सबसे छोटा यूनिट क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी जो है किलोमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है ना, और टाइम जो है घंटा में भी हो सकता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो किलोमीटर पर आवर इसको भी लिख सकते हैं, इसी तरह से हम आपको ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम अगर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसको हम मीटर प्रति सेकंड में सबसे छोटे यूनिट में ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा हम लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर बड़ा यूनिट में अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो बड़ा यूनिट में देंगे। दोनों ही सेम है, लेकिन एक छोटा यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है, दोनों को कन्वर्ट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आगे बने रहिए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक।
ठीक है। असमान चाल क्या होता है ना, इसका दम जस्ट उल्टा हो जाएगा, कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है, मान लीजिए कहने का मतलब असमान दूरी कि वो अगर तय करे कि औकात ना है उतना दूरी, लेकिन वो अपन जान लगा करके तो वो चली जाती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में जब असमान दूरी तय करती है तब उसकी चाल असमान कही जाती है। मतलब कहेगा मतलब कि असमान चाल वही होता है कि जब दूरी तय करती है किसी समयांतराल में, असमय अंतराल में मतलब कि कोई भी वस्तु के समान जो होता है असमान, जब असमान चाल जो होता है उस समय असमान चाल में, असमान मतलब कि ऊपर वाला असमान नहीं, नीचे वाला असमान। ये क्या है कि असमान और असमान में अंतर आपको नहीं पता चल रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ असमान ऐसे लिखते हैं, एक होता है सामान, समान लिखते हैं समान, ठीक है। असमान चाल में और समान चाल में, असमान मतलब कि कभी 20 का स्पीड चल रहा है, कभी 30 का स्पीड चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी पूरा स्पीड खूब स्पीड चल रहा है, तो लेकिन एक समय अंतराल है। लेकिन असमान अंतराल मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट कभी समय ले रहा है, कभी 20 मिनट, मैंने यहाँ से पटना जाना है तो पटना में 2-3 घंटे का समय है, गया से पटना जाना तो 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे में आपको नहीं जा रहा है, वो आगे कभी कम समय ले रहा है, कभी ज़्यादा समय लेट हो जा रहा है, ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, कभी जल्दी ही पहुंचा दे रहा है। तो एक असमान समय अंतराल में तय की गई दूरी वही होता है असमान चाल, ठीक है। जब कोई रेलगाड़ी जो है रुकी हुई रहती है स्टेशन पे तो उसका जो चाल क्या होता है, शून्य होता है। मैं बता दूं कि जब रेलगाड़ी अगर स्टेशन पे रुकी हुई हो तो उसका चाल क्या होगा, असमान होगा। और वो जो स्टेशन से अगर खुल जाती है कोई ट्रेन तो उसकी चाल जो है धीरे 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 वो बढ़ते रहती है, एक समय अंतराल जो होता है धीरे 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 बढ़ते रहता है। लेकिन असमान समय में वो धीरे धीरे दूरी तय करते रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं वेग, वेलोसिटी क्या होता है। सब लोग देखिएगा, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यहाँ पे पॉइंट आपको बनेगा, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है, समयांतराल होता है, सॉरी वेग होता है। वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को हम वेग, है ना, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, है ना, वेग करते हैं। वेग क्या होता है, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में, मतलब एक दिशा में जा रहा है लेकिन स्थान परिवर्तन हो जा रहा है ना। मान लीजिए यहाँ से एक निश्चित दिशा में निकला पटना के लिए निकला, मान लीजिए पटना है, आई है, लिख लीजिए जहानाबाद है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो पटना से एक निश्चित दिशा में निकला, लेकिन स्थान परिवर्तन जो हुआ, यहाँ से वहाँ जो गया, स्थान परिवर्तन में जो किस रेट से गया, किस दर से गया, कितना स्पीड के दर से गया, है ना, कि वो उसका क्या हो जाता है, वेग कहलाता है। दर से गया, है ना, किस दर से गया, किस रेट से वहाँ पे दूरी तय की, है ना। तो किसी वस्तु की निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा है, पटना की ओर चलता है, लेकिन स्थान परिवर्तन होता है, और उसके जो पटना उसका जो स्थान परिवर्तन होता है उस दर को वेग कहते हैं। जो स्थान परिवर्तन में होने वाले जो रेट जो होता है वो उसका दर होता है। तो वेग बराबर होता है स्थिति में परिवर्तन बटा समय, है ना। वेग में होता है स्थिति में परिवर्तन बटा समय, वेग बराबर
स्थिति में परिवर्तन बटा समय। ये क्या कह सकता है? स्थिति में परिवर्तन बटा समय। अगर हम इसको कहते हैं तो स्थिति में परिवर्तन तो विस्थापन होता है, विस्थापन को भी हम स्थिति में परिवर्तन कहते हैं। तो विस्थापन कैसा होता है बाबू? विस्थापन का परिभाषा किसी को डिस्प्लेसमेंट को पता है? नहीं। तो विस्थापन जो है, विस्थापन वही होता है जो कोई वस्तु जो है किसी समयांतराल में अपनी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के न्यूनतम दूरी को, वही कहलाता है विस्थापन। किसी वस्तु की, यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब कहते हैं विस्थापन, तो विस्थापन कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो मान लिया जाए ए से बी की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? न्यूनतम दूरी क्या, यहाँ से बी की ओर जो 20 मीटर चाहे हो तो 20 मीटर भी 20 मीटर है, लेकिन बी से सी अगर चला गया तो ए से सी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी वह होगा विस्थापन। तो नहीं, सी से हम डी भी ले जाते हैं, डी भी ले जाते हैं, लेकिन 20 मीटर 25 मीटर और 40 मीटर ये है। तो अगर बोल दे कि ए को अगर जाना हो डी के पास, ए को जाना हो डी के पास, तो कैसे जाएगा? ए को अगर जाना हो डी के पास तो 20 मीटर पहले सफ़र करेगा, फिर 25 मीटर, फिर 40 मीटर। अगर इसी को अगर कह दें कि हम न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी कैसे तय कर दें, तो यहाँ से निकल जाएगा तिरछे निकाल गया। अब बोल दिया, कहेगा कि यहीं से तो शॉर्ट डिस्टेंस, तो जो है अगर हम ऐसे कह सकते हैं न्यूनतम दूरी को, तो शॉर्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वही होता है विस्थापन। मतलब न्यूनतम दूरी, कम दूरी। जैसे मान लें यहाँ से पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? ट्रेन जा सकते हैं, और ट्रेन से कम दूरी होगा कि बस से कम दूरी होगा कि साइकिल से कम दूरी होगा, वही होगा उसका विस्थापन। 1 किलोमीटर कम हो गया तो समझ लीजिए वो विस्थापन उसका हो गया। और टोटली दूरी तय कर दी जाइए, टोटली दूरी पूरा तय कर लीजिए, और उसके बाद कहिएगा कि विस्थापन हम करके आएंगे, विस्थापन हमारा है नहीं, वो गलत होगा। तो इसको हम वेग में, स्थिति में परिवर्तन बटा समय लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्यों लिखे कि स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी स्थिति में परिवर्तन हुआ है कि एक पॉइंट से डी पॉइंट में इसका न्यूनतम दूरी हुआ है, तो ऐसे विस्थापन बटा समय हम लोग लिख सकते थे। ठीक है। किसी वस्तु से हमें पता चलता है कि वो कितनी तेज़ी से चल रहा है, तो वो वस्तु जो है हमको इसी अनुसार जो है आपको पूरा डिटेल से आपको इतना है। वेग को पूरी तरह से अगर हम दर्शाना चाहें ना, तो वेग को हम पूरी तरह से अगर दर्शाना चाहें तो दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। और वेग में भी विस्थापन के समान एक सदिश राशि होती है। वेग जो होता है विस्थापन के समान एक सदिश राशि होती है, और यहाँ पे समय के अनुसार दिशा में और आवश्यकता और समय के साथ, जैसे कहें कि परिमाण और साथ साथ समय दिशा की आवश्यकता जरूर होती है वेग को अगर दर्शाना है। तो अगर वेग का मात्रक होता है, हमने बताया कि वेग का मात्रक इसको होता है कि मीटर प्रति सेकंड हम कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं है ना, किलोमीटर प्रति आवर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। वेग और चाल की अगर बात करें तो वेग और चाल की बात करें तो वेग बराबर हो सकता है विस्थापन बटा समय। अगर इसको ग्राफ में दर्शाएं तो एक समान चाल जो होता है, असमान चाल जो होता है, इस तरह से आपको ग्राफ में दर्शाने के लिए मिलेगा।
अगर हम चलते हैं त्वरण की ओर, सबसे पहली बात त्वरण अगर चलते हैं, इधर से हटाते हैं तो वेग के बाद त्वरण चलते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यही परिभाषा आप लोगों ने याद किया था, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। अपनों रटा, सब लोग जिंदगी भर रटा, लेकिन एक्चुअली वो परिभाषा एकदम सही नहीं है। कुछ उसका करेक्शन करना चाहिए, अब मॉडिफाई करना चाहिए। तो कैसे करेंगे मॉडिफाई? तो किसी पिंड या वस्तु के, किसी पिंड या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी ऐसे नहीं कह सकते कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन कहेंगे हम लोग किसी पिंड में, किसी वस्तु में, पिंड या वस्तु दोनों एक ही है ना, तो किसी वस्तु या पिंड में वेग में उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। जब हम झुलुआ पर बड़का झुलुआ पर गए, बड़का झुलुआ पर जाइएगा तो सबसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा ना, ऊपर की ओर पूरा जाइए, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जब आइएगा तो उसका क्या हो जाता है, लगता है कि पैरों तले ज़मीन उखड़ गई। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपका त्वरण धीरे धीरे बढ़ते अच्छा रहता है, बैलेंस रहता है। और जब नीचे आते हैं तो त्वरण जो होता है जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। यही होता है वेग में, जो किसी पिंड के वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो जाती है। अगर ऊपरे फेंकिए, कोई ढेला ऊपर, जितनी ज़ोर से ऊपर फेंकिएगा उतनी ज़ोर से है नीचे भी आएगा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है ना, गुरुत्व बल के कारण जो है नीचे आ जाता है इस तरह से। तो ये जो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। किसी पिंड के, हम लिखेंगे परिभाषा, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, है ना। इस तरह से हो सकता है। तो चलिए आज तक यहीं तक बने रहते हैं, आगे चलेंगे हम कुछ और जो इसका न्यूमेरिकल होगा इसको बताएंगे। न्यूमेरिकल को ज़रूर देखना ना भूले। थैंक यू, आगे चलते हैं।